हेलो बच्चों। आज हम 8वीं क्लास का सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र या शत्रु। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत से सजीव प्राणी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कई ऐसे जो हमें दिखाई नहीं देते जनरली। उनको हम देख नहीं पाते लेकिन हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी। उन छोटे जीवों को जो हमें दिखाई भी नहीं देते उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब रोटी बासी हो जाती है, कोई पुरानी ब्रेड होती है, तो उस पे आपने कई बार ब्लू या ग्रीन कलर की रुई जैसी देखी होगी। ठीक है, कुछ स्पॉट से बन जाते हैं। उसको अगर आप किसी मैग्नीफाइंग लेंस से देखो तो आपको उसमें छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे, ब्लैक कलर की राउंड गोल स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। वो भी एक तरह की जीव हैं, वो है फंजाई। उसका नाम है फंजाई। तो वो एक तरह का सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब उनमें से कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेनली आपके 5 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। ठीक है। तो उनके नाम हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। ठीक है, यहाँ पे 4 हैं। एक वायरस भी होता है, ये भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही इसको लेते हैं, लेकिन मेजर जो आपकी बुक में 4 ग्रुप्स दिए हैं वो 4 ही दिए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। हिंदी में इनको कहेंगे जीवाणु। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फंजाई मतलब कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल, और वायरस मतलब विषाणु। वायरस भी बहुत छोटे होते हैं साइज में, लेकिन हम इनको ना तो सजीव मान सकते हैं ना ही निर्जीव, क्योंकि वैसे तो ये नॉन लिविंग हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट में, किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाते हैं, किसी पौधे या जंतु में, तो वहाँ पे ये फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसी की मशीनरी का यूज़ करते हैं, उसी का खाना का यूज़ करते हैं जिंदा रहने के लिए, और वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं उनकी बॉडी के अंदर। वायरस जो है विषाणु, इसी के कारण हमें जो सर्दी जुकाम होता है उसका कारण वायरस है। और इसके अलावा जो कुछ बीमारियां हैं जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस के कारण होती हैं। और आजकल तो एक बहुत बड़ी महामारी चली हुई है जिसका नाम आपने सुना होगा, कोविड-19। ये भी एक विषाणु के कारण होती है, और आप सभी उस विषाणु का नाम जानते हो, उस वायरस का नाम जानते हो, कोरोना वायरस, है ना। तो कोरोना वायरस जो है वो भी इसी वर्ग में आता है, वायरस है वो एक प्रकार का, और जिसके कारण ये बीमारी फैली हुई है। तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोरोना वायरस। ठीक है। उसी तरह बहुत से वायरस हैं, उनके अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग बीमारियां कॉज करते हैं। कुछ बीमारियां जैसे कि डायसेंट्री है, मलेरिया है। ठीक है। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि टाइफाइड आपने सुना होगा, और टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको क्षय रोग कहते हैं, ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। वायरस से होने वाली बीमारियां पोलियो, चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआ से होने वाली लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी। तो ये आपकी बुक में शेप दी हुई है, जैसे कुछ बैक्टीरिया इस टाइप के दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। ये अलगी हैं, अलगी के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। ये आपका प्रोटोजोन्स हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है। और इसी तरह ये आपकी फंजाई में आती हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, ये फंजाई हैं। और ये वायरस, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस। तो अलग अलग वायरस की अलग अलग शेप होती है, तो यहाँ कुछ वायरस दिखाए हुए हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स?
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सूक्ष्म जीव, वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, एक कोशिका के बने हो सकते हैं, या मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के मिलके बने होते हैं। जो सिंगल सेल्ड हैं वो हैं अलगी और कुछ प्रोटोजोआ। उसी तरह जो मल्टी सेलुलर है वो है अलगी और फंजाई। ठीक है, वो हर कंडीशन में रह सकते हैं। बर्फ में ठंडी से ठंडी कंडीशन में भी वो रह सकते हैं। कुछ जो है वो आपको गर्म पानी के चश्मे जो होते हैं उसमें भी मिलेंगे, रेगिस्तान में भी मिलेंगे, दलदल में भी मिलेंगे, पहाड़ों पर मिलेंगे। हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है। इवन ह्यूमन की बॉडी के अंदर, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह ये पाए जाते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा ये अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन कुछ जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया है ये ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। और क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दही बनाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ब्रेड बनाने में यूज़ होते हैं, बेकरियों में केक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट हमारे आसपास जो गंदगी फैली होती है उसको साफ करते हैं। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो भी हमारे आसपास ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके हैं, एनिमल्स का गोबर है, ठीक है, वो सब जो है वो उसको वो साफ करते हैं, उसको तोड़ के उसको खाद में बदल देते हैं। ठीक है, तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ जो है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो कर्ड एंड ब्रेड, दही बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो दूध को दही में बदलता है। तो ये हमारा मित्र हुआ, फ्रेंड हुआ। ठीक है, ये हमें फायदा पहुंचा रहा है क्योंकि ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। तो इसका नाम आपने याद रखना है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो चीज, पनीर बनाने के लिए, पिकल्स, अचार बनाने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, यीस्ट जो है वो एक प्रकार की फंजाई है, फंगस है यीस्ट। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है, जैसे आपने घरों में देखा होगा जब आप भटूरे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो कई बार आपकी जो मदर्स हैं वो आटा गूंथते समय यीस्ट पाउडर डालती है ना। तो वो यीस्ट पाउडर क्यों डाला जाता है? आपने देखा होगा आटा गूंथते वक्त वो नॉर्मल जैसे हमने गूंद के रख दिया, उसमें यीस्ट पाउडर मिक्स करके थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो आटा आपको फूला हुआ मिलेगा। भटूरे का आटा या रोटी का आटा आपको फूला हुआ मिलेगा। वो कैसे फूल गया? वो इसीलिए क्योंकि जब यीस्ट को गर्म एनवायरनमेंट मिलता है, उसको हम ढक के रखते हैं ताकि उसमें गर्मी मिलती है उसको। तो गर्म एनवायरनमेंट में क्या होता है कि यीस्ट बहुत जल्दी से ग्रो करने लगती है। एक यीस्ट से दो बनेंगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, और बहुत थोड़ी देर में वो रिप्रोडक्शन करके बहुत सारी यीस्ट बन जाएगी वहाँ पे। जब बहुत सारी यीस्ट बन जाएगी तो वो रेस्पायरेशन भी करेगी। ठीक है, और रेस्पायरेशन करते समय कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इतनी सारी यीस्ट जब CO2 रिलीज करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आटे में भर जाएगी। गैस जब आटे में भर जाएगी तो वो आटा फूल जाएगा, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसकी सॉफ्ट रोटी बनेगी। तो इसीलिए यीस्ट का यूज़ बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए भी होता है, क्योंकि ये उसको सॉफ्ट कर देती है, क्योंकि वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है रेस्पिरेशन के टाइम। ठीक है, तो इसका बेकिंग में यूज होता है यीस्ट का, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कमर्शियल यूज, कमर्शियल मतलब व्यापारिक तौर पर इसको कहाँ यूज किया जाता है? अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने के लिए, सिरका जिसको हम बोलते हैं, सिरका बनाने के लिए भी इनका यूज होता है, शराब बनाने के लिए इनका यूज होता है।
अच्छा, अब अगर हम मान लें एक बीकर में हमने लिया गर्म पानी और उसमें डाल दी शुगर, चीनी डिसॉल्व कर दी, और साथ में हमने डाल दिया यीस्ट पाउडर, और उसको कुछ देर के लिए हमने 4-5 घंटों के लिए छोड़ दिया। तो जब आप 4-5 घंटों के बाद देखोगे तो आपको बड़ी तीखी सी स्मेल आएगी। वो क्या है? वो बन गया अब उसमें अल्कोहल। ठीक है, वो अल्कोहल की स्मेल है। यानी कि चीनी को अल्कोहल में बदल दिया। किसने? यीस्ट ने। ठीक है। अल्कोहल क्या है? शराब जो होती है उसमें भी अल्कोहल होता है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली यीस्ट जो है वो चीनी को अल्कोहल में बदल देती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Process of conversion of sugar into alcohol, शुगर से जब अल्कोहल बन रहा है, और किसने बनाया? यीस्ट ने। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। तो शराब भी ऐसे बनाई जाती है। फ्रूट्स से अगर शराब बना रहे हैं तो आप जानते हो फ्रूट्स में भी क्या होता है? शुगर होती है। तो वो शुगर धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। ठीक है, तो इस तरह से शराब बनाई जाती है। सबसे पहले लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था इन 1857। ये साइंटिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुइस पास्चर ने। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज, मतलब दवाइयाँ बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। कुछ जो दवाइयाँ हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं, दवाइयाँ वो क्या करती हैं कि बॉडी के अंदर जाकर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती हैं। कोई बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो जो दवाई उसको मारने के लिए हम देंगे, ठीक है, सॉरी, एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती है, वायरस को मारने के लिए नहीं। ठीक है। तो जो दवाई हम दे रहे हैं जो अंदर जाकर, बॉडी के अंदर जाकर बैक्टीरिया को मारेगी या उसकी ग्रोथ को रोक देगी और बीमारी को ठीक करेगी, उन दवाइयों को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया या फंजाई से ही बनाई जाती हैं, दूसरे बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो इनके कुछ नाम हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। These are the examples of antibiotic. एंटीबायोटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। ऐसी दवाई जो शरीर के अंदर जाकर जीवाणुओं को मारती है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारती है, बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। जीवाणुओं को तो मार देगी लेकिन हमें, हमारी बॉडी को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी ही एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, जिसकी खोज सबसे पहले की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। पेनिसिलिन। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो भी हमें किससे मिलती हैं? बैक्टीरिया और फंजाई से मिलती हैं, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती हैं। उसके बाद है वैक्सीनेशन। क्या होती है? वैक्सीन। ठीक है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, जैसे कोई माइक्रोब, कोई बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारियों जो उनसे हमें बचाता है। तो वो एकदम से एंटीबॉडीज रिलीज करता है हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है। अब वो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी ने बनाई, उन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है। तो हम, छोटी मोटी बीमारी तो ठीक हो जाती है। बड़े ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हो तो ये काम नहीं कर पाते, तब फिर हमें दवाई लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं डॉक्टर की सलाह पर। ठीक है। लेकिन छोटी मोटी बीमारी को तो हमारा शरीर ही खत्म कर देता है। अच्छा, अब आपने सुना होगा कि आपको बचपन में टीके लगते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन होती है। तो जब टीका लगाया जाता है तो वैक्सीन दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम टीके में भी मरे हुए या कमजोर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर भेजते हैं।
बीमारी पैदा करने वाले। अब आप सोचोगे कि टीके से खुद ही हम बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, तब तो बीमारी होगी, उल्टा ठीक कैसे होगी। लेकिन वो क्या होता है, जब बच्चे को टीका दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर मान लो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से हमें बचाता है, जो एंटर करने वाले बैक्टीरियाज को, वायरसेस को के साथ लड़ता है, एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। तो जब हमने वैक्सीनेशन की, टीका लगाया बच्चे को, टीके में हमने वीक, कमजोर बैक्टीरिया हम भेजते हैं। कमजोर किस लिए भेजते हैं, ताकि वो अंदर जाकर बीमारी नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो इसको मूर्ख बना देते हैं। इम्यून सिस्टम को लगता है कि सच में बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो उसके मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये तो पहले से ही बेचारे मरे हुए हैं जो हमने भेजे अंदर, ये वैसे तो बीमारी नहीं करेंगे, लेकिन इसको भेजने का फायदा क्या हुआ कि एंटीबॉडीज मिल गई बहुत सारी। अब ये एंटीबॉडीज स्टोर हो जाएंगी कहीं पे बॉडी में। ठीक है, अब लाइफ में कभी भी जब इस बीमारी वाला बैक्टीरिया दोबारा एंटर करेगा उस आदमी को, तो जो पहले से एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं, जो बना के रखी थी इसने, वो एकदम से उसको अटैक करेंगी और उसको ख़त्म कर देंगी, और आदमी को वो बीमारी नहीं होगी, कभी भी नहीं। तो जिन जिन बीमारियों के आपको टीके लगे हैं, वो बीमारी आपको लाइफ में कभी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज पहले से बॉडी ने तैयार करके रख ली हैं। हालांकि उसने इसके लिए बनाई जो हमने टीके में उनको जो वीक बैक्टीरिया भेजे थे। तो इस तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ हम अपने इम्यून सिस्टम को मूर्ख बनाते हैं टीका देके, ताकि हम उससे एंटीबॉडीज निकलवा सकें और फ्यूचर में जब कभी उस बीमारी का अटैक हो तो हम बच सकें। तो वैक्सीनेशन में के जो सबसे पहले खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में बैक्टीरिया कुछ हमारी हेल्प करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे और बैक्टीरिया, जैसे कि आपने 7th क्लास में पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करता है मिट्टी में, इसको सिंपल फॉर्म में बदल देता है ताकि उसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में ये हेल्प करते हैं। हमारे आसपास कूड़ा कचरा जो भी भरा होता है, आप एक गड्ढे में कुछ सब्जियों के, फलों के छिलके डालो और कागज़ डालो और उसको दबा दो, पत्तियां डालो। 2-3 महीने के बाद आप गड्ढा खोद के देखोगे तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ आपको दुर्गंध नहीं मिलेगी, गला सड़ा वो छिलके नहीं मिलेंगे, बल्कि उसकी जगह खाद तैयार हो गई होगी। तो वो काम किसने किया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। सोचो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो हमारे आसपास कितनी दुर्गंध, स्मेल और गंदगी होती। तो जो भी कूड़ा है, छिलका है, गलने सड़ने वाला सामान है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे खाद में बदल देते हैं। तो इसलिए वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने आज पढ़े यूजफुल, जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।